हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके हिस्ट्री का जो 6th क्लास का कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करते हैं और 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो इस बार हम जो ओल्डन टाइम्स में जो बुक्स होती थी और बरियल्स जो होते थे, जो कब्र होती थी, उनसे क्या सीखने को मिलता है या उनसे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, कुछ एविडेंसेस के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले बुक्स की बात करते हैं। तो जब ओल्डर टाइम्स की जो बुक्स होती हैं उनकी बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वेदास के बारे में। ठीक है, क्योंकि वेदा जो है वो सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट आप समझ सकते हो। ठीक है, और किसी भी तरीके की बुक्स हो तो वेदा ऑलमोस्ट लगभग सबसे पुराने टाइम्स की ही बुक्स हैं जो कंपोज की गए थे। अब जो हमारे वेदा हैं वो 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, इसमें आपके आ जाते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इनमें सबसे पुराने जो हैं वो आपके ऋग्वेद हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद हैं वो 3500 ईयर्स एगो, आज से 3500 साल पहले कंपोज किए गए थे। फिर एक और बात, जो ऋग्वेद हैं उनके अंदर जो हाइम्स हैं वो मोर देन 1000 है। ऋग्वेदा के अंदर जो हाइम्स हैं, जो वर्ष आप कह सकते हो, ठीक है, जिनको गाया जाता है, वो 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, और जो हाइम्स हैं वो वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए यूज़ किए गए, मतलब जो देवता या देवियाँ होती थी उनके बारे में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, उनको प्रेज करने के लिए। एग्जाम्पल अग्नि, ठीक है, सोम और इंद्र के बारे में। तो जो सोम है, अग्नि और इंद्र के बारे में तो आप जानते होंगे। सोम का मतलब एक ऐसा प्लांट है जिससे एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनती थी। ठीक है, फिर ये जो हाइम्स होती थी इनको ऋषि जो होते थे, सेजेस, वो कंपोज करते थे। ठीक है, और जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वो अपने जो स्टूडेंट्स होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, उनको रिसाइट करवाते थे। ठीक है, उनको याद करवाते एक तरीके से। ठीक है, उनको जब वो याद हो जाती थी तो आगे चल के ये स्टूडेंट जब प्रीस्ट बनते थे तो वो उनके स्टूडेंट को रिसाइट करवाते थे, इनको ओरली लर्न करवाते थे। ठीक है, तो ये जो वेदा थे उस टाइम पे बुक्स इनकी अवेलेबल नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, इन वर्सेस को, इन हाइम्स को ओरली जो है चैंट करते थे और लर्न करवाते थे। तो ओरली ये जो है टाइम टू टाइम पास होता था। फिर जब लिखने की बारी आई, जब लिखने का टाइम आया, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद हो। तो जो पाम की लीव्स होती थी या बार्क का ब्रिज होता था, ब्रिज ट्री का जो बार्क होता था, उस पर ये लिखे जाने लगे। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट है वो भी बहुत पुरानी मिलती है, लेकिन इससे भी पहले जो वेदास हैं वो रिसाइट करवा कर पास किए जाते थे नेक्स्ट जनरेशन पर। ठीक है, अब ऋग्वेदा जो है उसकी जो लैंग्वेज है वो आपकी वैदिक संस्कृत है। ठीक है, वैदिक संस्कृत, आप आज की संस्कृत उसको मत समझिए। आज की जो संस्कृत है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है और बल्कि ईजी भी है। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत होती थी उसको लिखने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट है, जिसको हमारे जैसे नॉर्मल लोग तो रीड कर ही नहीं सकते हैं। फिर जो ऋग्वेदा था उसको रिसाइट किया जाता था। ठीक है, चैंट किया जाता था ओरली। ठीक है, और इसको लिखना स्टार्ट बहुत टाइम बाद हुआ। जब ये कंपोज हो गया था उसके बहुत टाइम बाद इसको राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लेके आए। ठीक है, और इसकी जो प्रिंट कॉपीज़ हैं उसको अभी 200 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, 200 साल से भी कम टाइम हुआ है जब से इसकी प्रिंटेड कॉपी आने लगी। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि वेदास जो हैं वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट। अगर बात करें, बुक्स की बात करें, तो जो वेदास हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टोल्स हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट बुक्स हैं वर्ल्ड में। और उनमें भी जो ओल्डेस्ट हैं, 4 तरह के वेदास हैं, उनमें भी जो ओल्डेस्ट हैं वो आपके ऋग्वेद है, और वो जो हमारी ओल्ड संस्कृत या वैदिक संस्कृत है उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संस्कृत लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली में आती है। लैंग्वेजेस की एक फैमिली है जिसको हम इंडो यूरोपियन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, उसमें और जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपके असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, बंगाली भी हो सकती है। फिर एशियन लैंग्वेज, एशिया में बोलने वाली जो लैंग्वेज जैसे पर्शियन हो गई, और यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस इसी फैमिली के अंदर आती हैं, इंडो यूरोपियन में, जिसमें संस्कृत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हमें संस्कृत जो लैंग्वेज है
उसके इन दूसरी लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं आप अभी हम लोगों ने जिनका नाम सुना, इन लैंग्वेजेस के अंदर संस्कृत के वर्ड इसीलिए आते हैं क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज पहले आई थी और संस्कृत से ही ये बाकी की लैंग्वेजेस बनी है। ठीक है, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर संस्कृत के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर भी आते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे फादर है, इंग्लिश का एक वर्ड फादर, वो पितृ से आया, पितृ संस्कृत का एक वर्ड है। ठीक है, ऐसे ही मदर, मदर बना है मातृ से, जो संस्कृत का एक टर्म है। ठीक है, तो ये हमने संस्कृत के बारे में थोड़ी सी बात की। अब देखिए, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेद का। अब ऋग्वेद को या तो पाम लीफ पर लिखा जाता था, ठीक है, या बर्च बार्क पर लिखा जाता था। ये जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिख रहा है ये कश्मीर का है। ठीक है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था ऑलमोस्ट 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले के आसपास इनको मिला था। तो इनको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अब इस पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है स्टूडेंट्स, वो स्क्रिप्ट आपको देखने से समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये भी संस्कृत का एक ओल्डर फॉर्म है, लेकिन इसको ओल्डेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते। इसमें आपको जो वर्ड्स दिख रहे होंगे वो आज के जैसे थोड़े थोड़े उनको जो है रिसेंबल कर रहे होंगे, आज के जो हमारे देवनागरी के जो वर्ड्स होते हैं संस्कृत जिनमें लिखी जाती है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। ठीक है, फिर देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, हिस्टोरियंस होते थे, वो किस तरीके से इन वर्ड्स को समझते थे। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसको कैसे समझते थे। तो इसके अंदर जो हाइम्स वगैरह होती थी स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से होती थी कि जैसे मान लो कोई प्रीस्ट है तो वो अग्नि देवता से बात कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनकी बातें चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दो नदियाँ हैं उनके बारे में बात चल रही है, जैसे गंगा यमुना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है वेदों के अंदर। ब्यास, सतलज, इनके बारे में बहुत सारी बात है। ठीक है, विश्वामित्र एक सेज थे, उनका कंपेरिजन आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ, विश्वामित्र जो एक सेज थे, ठीक है, पुजारी थे, या इनको आप ब्राह्मण कह सकते हो। इनके बारे में ये बोला गया कि जो विश्वामित्र थे बाकी एक माने हुए सेज हुए। ठीक है, विश्वामित्र और दो रिवर जिनका नाम ब्यास और सतलज है, इनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ, तो उसका एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। वेदों के अंदर जो रिवर्स हैं उनको देवी कहा गया है। ठीक, आपने देखा होगा इंडिया में आज भी जो रिवर्स वगैरह हैं उनको बहुत सारे लोग देवी मानते हैं और उनकी पूजा वगैरह भी करते हैं। ठीक है, आरती वगैरह भी इंडिया में होती है। तो जो कन्वर्सेशन होता था टू ग्रुप्स के बीच में, टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उससे जो है जो वेदा होते थे उनको समझा जाता था। ठीक है, तो ये ऋग्वेद को या किसी भी वेद को समझने का एक तरीका था। फिर देखिए, जो प्यूपल हैं, लोगों को किन वर्ड से शो किया गया है वेदों के अंदर, तो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए आज हम देखते हैं कि लोगों की जो पहचान होती है वो लैंग्वेज से हो सकती है, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं। इसके अलावा जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं उससे होती है। ठीक है, बैकग्राउंड से, फैमिली से, कम्युनिटीज से, या उनके कल्चर से होती है। फिर वेदास के अंदर दो ग्रुप्स जो है डिस्क्राइब किए गए। तो दो तरह के जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, वो आपके प्रीस्ट जिनको हम ब्राह्मण बोलते थे, एक ग्रुप हुआ। ठीक है, दूसरा है वो होता था आपका राजा। ठीक है, ये लिटरली है तो किंग, लेकिन ये उस तरीके का किंग नहीं है जो आज होते हैं। ये जो राजा होते थे, किंग होते थे, इनके पास कोई आर्मी वगैरह या पैलेस वगैरह नहीं होता था। ये जो किंग होते थे ये जो है सेक्रीफाइस वगैरह करके, यज्ञ वगैरह करके बनते थे। ठीक है, अब देखिए, समटाइम्स पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यर्स। अब इसमें उन लोगों को आर्य बोला गया है जो बड़े ज्ञानी होते थे और जिन्होंने जो हाइम्स वगैरह हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी जो लोग होते थे जो इनका विरोध करते थे उनको दास या दासी बोला गया है। ठीक है, दास इसी का मेल टर्म है और दासी इसी का फीमेल टर्म है। तो दास और दासी को आप इंग्लिश की टर्म्स में स्लेव भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीके से गुलाम टाइप के होते थे और इनको कैप्चर किया जाता था। ठीक है, इनको कैप्चर किया जाता था कब, जैसे मान लीजिए एक राजा की लड़ाई हुई तो अपोनेंट जो राजा है, किंग है, वहाँ पर जो लोग होते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था। कुछ लोगों को जिनको कैप्चर करते थे उनको स्लेव बोलते थे। ठीक है, फिर कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में बात करेंगे। वेदास के अंदर इन सब के बारे में क्या क्या बोला गया है। तो वेदास के अंदर जो कैटल है, ठीक है, कैटल, चिल्ड्रन, हॉर्सेस,
और इसके अलावा हॉर्सेस वर योक टू चैरियट, चैरियट का मतलब रथ होता है, यूज्ड इन बैटल, इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। विच वर फॉट टू कैप्चर द कैटल, इनसे जो काम किया जाता था वो ये किया जाता था कि जो कैटल वगैरह है उनको पकड़ा जाता था, ठीक है। क्योंकि जो वैदिक कल्चर था, ध्यान से सुनना, जो वैदिक कल्चर था वो रूरल सिविलाइजेशन था, ठीक है, ग्रामीण जो है सिविलाइजेशन था। और अभी हमने इससे पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हड़प्पा या इंडस वैली के बारे में, वो अर्बन था, ठीक है, उसमें सिटी बताई गई थी, इसमें विलेज बताई गई है। फिर इसके अलावा जो लड़ाइयाँ होती थी वो लैंड को कैप्चर करने के लिए होती थी, जो बैटल्स होती थी वो लैंड के लिए भी होती थी, धरती के लिए, ठीक है। अब जो लैंड है वो किस किस काम में आता था, ठीक है, पेस्चर वगैरह के लिए, इसके अलावा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल आपका बार्ले हो गया, बाजरा, ठीक है। फिर पानी के लिए लड़ाइयाँ होती थी, लोगों को कैप्चर करने के लिए होती थी। इसके अलावा वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड केप्ट बाय लीडर्स, इसके अलावा जो वेल्थ वगैरह उनको मिलती थी, जो भी सोने चांदी या जो कुछ भी, उस सब को रखा जाता था अपने पास सहेज कर, ठीक है। तो उसको रखते थे तो कुछ लीडर्स में बांट दिया जाता था, कुछ उसका जो शेयर है वो प्रीस्ट को दे दिया जाता था, ठीक है, और बाकी जो लास्ट उसका पार्ट बचता था वो आम लोगों को दे दिया जाता था। Some wealth was used to performance of yajnas, sacrifices in which offering which were made into the fire। ये काफ़ी कल्चरल और रिलीजियलिस्टिक टर्म भी आप कह सकते हो। वैदिक टाइम में जो है सेक्रीफाइसेस या जो यज्ञ वगैरह होते थे, यज्ञ को आप यज्ञ भी समझ सकते हो, जो पूजा पाठ वगैरह उस टाइम पे होती थी, वो वहाँ पर भी वेल्थ का यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था उस टाइम की लाइफ का। देयर वर मीट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, देवी देवताओं की पूजा होती थी। ऑफरिंग्स कोड इंक्लूड घी, ग्रेन, इन सम केसेस एनिमल्स, जो ऑफरिंग होती थी देवी देवताओं को जो चढ़ाया जाता था उसमें आपका घी, ग्रेन हो गया, ठीक है, और कभी कभी एनिमल्स की भी जो है सेक्रीफाइस दी जाती थी। ये कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में वेदों के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद इसी में जो लोग होते थे, जैसे आप अगर किंग्स की बात करें, किंग्स को जनरली किंग नहीं बोला गया, राजा बोला गया है, ठीक है जी। जो राजा टर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो राजा था उसके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर बट दे चूज लीडर, तो उस टाइम पे जो लोग होते थे वो लीडर्स को चूज करते थे, ठीक है। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, तो वो जो आम लोग होते थे और प्रीस्ट के साथ मिलकर डिस्कशन वगैरह होता था कि किसको राजा बनाया जाए, ठीक है। तो जो ब्रेव होता था या जो स्किलफुल होता है, मतलब जो लायक था कुल मिला के राजा बनने लायक, उसी को बनाया जाता था। फिर साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब मेगालिथ्स के बारे में बात करते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स को इसलिए बोला गया है कि हम अब बड़े बड़े स्टोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खुद कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है जब उनकी स्टडी की जाती है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये एक बरियल साइड है, ठीक है। बरियल साइड का मतलब एक कब्र है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जो कब्र वगैरह होती थी उन पर स्टडी की है, खासकर जो वैदिक कल्चर से रिलेट करती है, ठीक है। अब जो मेगालिथ बर्ड है उसको हम बड़े बड़े स्टोन से समझ सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो स्टोन बोल्डर्स होते थे, लार्ज स्टोन्स, उनको मेगालिथ बोला गया है। अब ये आम लोगों से अरेंज किए जाते थे, ठीक है, और इनको ऐसी जगह पर रखा जाता था जहाँ पर बरियल वगैरह हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों को दफनाया गया है मरने के बाद, ठीक है। लेकिन 3000 ईयर्स अगो ये पता चलता है कि ये जो मेगालिथ्स हैं इनका यूज़ बरियल साइट्स में कब से स्टार्ट हुआ, आज से 3000 ईयर्स पहले, ठीक है। और इसके एविडेंसेस मिलते हैं आपके डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। वेल सम मेगालिथ्स कैन सीन ऑन द सरफेस, कुछ मेगालिथ्स ऐसे हैं जो आपको सरफेस पर दिख जाएंगे, सतह पर, मतलब धरती के ऊपर ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड मिलते हैं, ठीक है, कुछ ज़मीन के और अंदर मिलते हैं। तो मतलब उस टाइम पे जो लोग होते थे उनके क्रिमेशन की बजाय उनको बरी किया जाता था, ज़मीन में दफनाया जाता था। आज के जैसा क्रिमेशन नहीं होता था। देवर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। अब ये जो कब्र होती थी ये भी अलग अलग तरीके से होती थी, और इनके अंदर जो रिचुअल्स वगैरह होते थे, कस्टम्स होते थे, मतलब जैसे किसी को दफनाया जा रहा है तो उस टाइम पे कैसे जो रिचुअल्स वगैरह हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जाती थी। ऑल दिस बरियल्स है कॉमन, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इनके कॉमन फीचर्स ये होते थे कि जो डेड है, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, उसको बरी किया जाता था, मतलब इसको दफनाया जाता था, ठीक है। उसके आसपास क्या होते थे, आपके पॉट्स होते थे, ठीक है, घड़े होते थे, और जिनको हम ब्लैक और रेड बेयर बोलते हैं। ऑल्सो फाउंड टूल्स, आपको टूल्स मिलते हैं,
आयरन से बने हुए, ठीक है। हॉर्सेस के स्केलेटन्स मिलते हैं, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिलते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो स्टोन और गोल्ड के, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह मिलती है जो पत्थरों से बनी हुई है और गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मेगालिथ्स के बारे में, कुछ एविडेंसेस का यूज़ करके। अब अगर सोशल डिफरेंसेस की बात की जाए, बरियल साइट्स या जो बरियल्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को उसके हिसाब से, तो देखिए आप इस पिक्चर में दिख रहा है एक नाइफ दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ पिक्चर में आपको दिख रहा है ये फांसी का जो रस्सी वगैरह है, ठीक है ये। और इस पिक्चर में, इसके जो मिडिल वाली पिक्चर है, इसमें आपको स्लीपर टाइप की दिख रही होंगी। तो इन पिक्चर्स को सुन के आप शॉक हो जाओगे कि स्टूडेंट ये जो पिक्चर्स हैं ये बरियल साइट्स के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। मतलब जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, जहाँ पर उनकी कब्र हुआ करती थी, उनकी डेड बॉडी के साथ में मिली हुई है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो डेड पर्सन है उसी को ही ये जो चीज़ें हैं वो बिलोंग करती, मतलब उसी की चीज़ें होती थी। इस वजह से उनको उसके साथ, जहाँ पर जिसको दफनाया गया है उसके साथ रखा जाता था बरियल्स के अंदर, ठीक है। अब जो ग्रेव होती थी, जो कब्र होती थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अब एक स्केलेटन ऐसा मिला, ध्यान से सुनना, इससे हमें सोशल डिफरेंस का पता चलेगा, ठीक है। एक स्केलेटन ऐसा मिला जहाँ पर 33 गोल्ड की बेड्स थी, ठीक है। 33 सोने से बने हुए मोती थे, 2 स्टोन से बने हुए थे, ठीक है। 4 कॉपर बैंगल्स, कॉपर से बनी हुई 4 चूड़ियाँ थी, ठीक है, या कंगन भी आप कह सकते हो, 1 कॉन्च शेल, ठीक है, और एक शंख था। अदर स्केलेटन्स वर ओनली फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटन्स ऐसे थे जहाँ पर बस आपको पॉट्स मिलते थे। तो इससे पता चलता है जो रिच होते थे, ठीक है। अब सोशल डिफरेंसेस यहाँ से हमें समझ में आता है। जो रिच होते थे, जिनके पास पैसे होते थे, उनकी जो बरियल्स थी, उनकी जो ग्रेव थी, कब्र, उसमें गोल्ड वगैरह के बेड्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सोने से बने हुए जो मोती वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जाता था, ठीक है। बाकी जो पुअर्स थे, जो रिच नहीं थे, ठीक है, वहाँ पर पॉट्स का यूज़ किया जाता था सिंपली, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर चाकू वगैरह का यूज़ किया जाता था वो चिप्स वगैरह थे, ठीक है। और वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, वो उनके क्या थे, फॉलोवर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो बरियल साइट्स पर जो कुछ मिलता था उससे हम डिसाइड कर सकते थे कि जिसकी डेड बॉडी मिली है, जो इंसान वहाँ पर दफनाया गया है, उसका सोशल स्टेटस क्या था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब फैमिलीज़ को कैसे रिलेट करती हैं, फैमिलीज़ का कैसे पता चलता है। तो कुछ मेगालिथ स्टूडेंट ऐसे हुए जहाँ पर जो स्केलेटन है, जो हड्डियों का ढांचा है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक, उसमें आपको एक से ज़्यादा डेड बॉडी मिलती थी, ठीक है। जो स्केलेटन था वो एक से ज़्यादा डेड बॉडी का हुआ करता था। तो इससे ये पता चलता है हमें कि अगर एक पर्सन एक फैमिली का मर गया है तो कहीं कहीं जगह पर जो बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते थे उनकी डेड बॉडीज़ को उसके साथ दफनाया जाता था बाद में, ठीक है, जब उनकी डेथ होती थी तब, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि उनकी फैमिली के एक मेंबर को, जो पहले जिसकी डेथ हुई है, उसको वहाँ पर दफनाया गया है, उसको बरी किया गया है, तो उसके लिए ये लोग स्टोन सर्किल बना देते थे, ठीक है। स्टोन से बने हुए बड़े बड़े पत्थर उस पर रख देते थे, जिससे ये पता चलता था कि वहाँ पर उन्हीं के फैमिली मेम्बर को दफनाया गया है। जिससे फिर बाद में किसी और की डेथ होती थी तो उसको उसी जगह पर दफना दिया जाता था। उसी जो बरियल होता था, जो कब्र होती थी, जो ग्रेव होती थी, उसको दोबारा से खोल लेते थे और वहीं पर उस दूसरे फैमिली मेम्बर या बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको साथ में दफना दिया जाता। तो इससे ये पता चलता था कि वो एक ही फैमिली के जो है सारे मेम्बर्स की डेड बॉडी, ठीक है। तो बरियल्स का काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, जो अर्ली हिस्ट्री थी। अब देखिए, अब हम केस स्टडी करते हैं, जैसे हम हमेशा ही लास्ट में करते हैं आपके। ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये महाराष्ट्र के एक भीमा के पास में विलेज है जिसका नाम इनाम गांव है, ठीक है। वहाँ पर ये एक स्पेशल बरियल मिला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जो इनाम गांव है, ये जो साइट है, ये गोड रिवर के पास में, ठीक है, वहीं पर है। और ये जो गोड रिवर है वो भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 1300 एंड 2700 ईयर्स एगो, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये जो टाइम था वो टाइम पीरियड आज से 3600 और 2700 ईयर्स एगो के आसपास है। तो जो एडल्ट होते थे, ठीक है, जो 18+ ईयर्स के जो लोग होते थे, एडल्ट होते थे, उनको ग्राउंड के अंदर बरी किया जाता था, ठीक है, जिसको थोड़ा सा उठा सा रखा जाता, लेड आउट स्ट्रेट विथ हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। उनका जो हेड होता था, सर होता था, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता था, ठीक है।
कुछ बरियल्स ऐसे होते थे जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ में आपका कुछ डिफरेंट पार्ट्स को रखा जाता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फूड मटेरियल्स को रख दिया साथ में। कुछ बरियल्स ऐसे थे आपके जो घरों के अंदर मिले, जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उनके अंदर, मतलब घरों के अंदर भी लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। ऐसे वेसल्स मिले हैं जिनके अंदर फूड होता था, वाटर होता था, उसमें भी जो आपके बरियल्स हैं वो मिले, ठीक है। कुछ बरियल्स ऐसे थे जो ग्रेनरी के अंदर मिले, मतलब जो आप एक तरीके से स्टोर रूम कह सकते हो, जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता है, ग्रेन वगैरह रखा जाता है, तो वहाँ पर भी जो है आपको बरियल्स मिले हैं, ठीक है। कब्र मिली है, ढांचे मिले हैं, स्केलेटन, ठीक है। और जो बॉडी है वो क्रॉस लेग पोजीशन में मिली है। क्रॉस लेग पोजीशन का मतलब जो उसके लेग थे डेड बॉडी के, जिस पर्सन को दफनाया गया था वो क्रॉस लेग थे, मतलब उसके जो लेग थे वो क्रॉस पोजीशन में थे, ठीक है। ये जो पिक्चर है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इनाम गांव में ये सब एविडेंस मिले जो बाकी की जो साइट्स थे उनसे काफ़ी डिफरेंट थे। अब स्केलेटन हमें क्या बताते हैं? तो देखिए, स्केलेटन सबसे पहले तो सोशल डिफरेंसेस बताते हैं कि लोगों के बीच में क्या क्या सोशल डिफरेंसेस थे, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसके आसपास अगर सोने चांदी होता है तो उससे उनका सोशल स्टेटस पता चलता है कि वो काफ़ी रिच फैमिली से होंगे, ठीक है। अगर पॉट्स मिलते हैं तो ये पता चलता है कि वो रिच नहीं होंगे, पुअर फैमिली से होंगे। इसके अलावा जो डेड बॉडीज़ हैं उनसे हम जो पर्सन की ग्रेव वहाँ पर बनाई गई है, कब्र बनाई गई जहाँ पर उसको दफनाया गया है, उससे उसका जो मेल फीमेल स्ट्रक्चर है, सेक्स है, उसको भी हम पता कर सकते थे, ठीक है। अब उसको पता करने का एक तरीका तो ये था कि अगर उसके पास ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो ऑर्नामेंट से ये पता चलता था कि वो वुमेन के ही हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती थी कि कुछ मैन भी ऐसे होते हैं, आज भी ऐसे होते हैं मैन, जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो है वो पहनते हैं। तो इसके बाद अब लोग क्या करते थे कि हिप से पता करते थे, जो हिप स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है उसका हिप पार्ट देखते थे। हिप से ये पता चलता था कि अगर जो हिप वाला पार्ट है वो बड़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा पार्ट है, ठीक है, स्ट्रेच्ड है, तो उससे ये आइडिया लगा लेते थे कि वो वेमेन का ही है, ठीक है। क्योंकि हिप वाला या जो पेल्विक एरिया होता है वो गर्भ के लिए यूज़ किया जाता है फीमेल का, जो मेन के अंदर होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद चरक संहिता एक बुक है जिसको चरक ने लिखा था, ठीक है, 2000 ईयर्स एगो। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 360 बोन्स होती है। बाद में इसका थोड़ा सा रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि 200 के आसपास तो बोन्स होती हैं, ठीक है, 206 जनरली 206 बोन्स होती हैं। और इसके बाद उन्होंने ये जो पॉइंट दिया था, ये जो फैक्ट उन्होंने बताया, इसके अंदर टीट्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज को इंक्लूड करके बताया था, ठीक है। ये भी एक तरीके से जो है आपकी बॉडी के अंदर बोन्स ही होते हैं। तो चरक के बारे में थोड़ी सी बुक आपकी बुक में बात की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो इनाम गांव है वहाँ पर लोगों के ऑक्यूपेशन क्या होते थे, ये जो बरियल्स हैं उनसे क्या पता चलता है हमें? तो बरियल से ये पता चलता है कि जैसे वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस और सेसम, इन सब जो ग्रेन्स हैं इनकी सीड्स वहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिले हुए हैं। तो ये पता चलता है कि वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, सेसम और एनिमल्स जो हैं ये एज अ फूड वो लोग लेते थे, इनाम गांव में जो लोग रहते थे, इनहेबिट करते थे उस टाइम पर। हैव ऑल्सो बीन फाउंड इंक्लूडिंग कैटल। और किस किस के बोन्स मिले हैं? जैसे कैटल हो गई आपकी, बफेलो, गोट, शेप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड हियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, ठीक है, हेयर यानी कि खरगोश, मंगूस, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश। तो इन सब की भी बॉडीज़ जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, ठीक है। तो लोगों के जो ऑक्यूपेशन थे, इससे ये पता चलता है कि फूड के लिए बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन वो जो है ऑक्यूपेशन में डोमेस्टिकेशन भी करते थे, ठीक है, जानवरों को पालते वगैरह भी थे, ठीक है। दिस इज एविडेंस दैट फ्रूट्स, और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह का भी काम वो करते थे, जैसे आपके बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, इन सब फ्रूट्स को जो है वो कलेक्ट भी करते थे। बेरीज हो गई, ठीक है, फ्रूट्स को कलेक्ट करना, कैटल्स का डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करना, फिर खेती वगैरह करना, ठीक है। तो ये मेन ऑक्यूपेशंस थे, मेन जो जॉब वगैरह हैं, वर्क हैं, वो इनाम गांव के लोग करते थे।
इनाम गांव और उसके कंटेम्प्रेरी जो आसपास का एरिया है उस टाइम का, ये पता चलता है कि उनका ये वर्क था। तो आपके इस चैप्टर में स्टूडेंट इतना ही है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। हमने बुक्स के बारे में बात की जो ओल्डर टाइम्स में होती थी, इसके अलावा बरियल्स के बारे में बात की, ठीक है। बरियल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को सीखने में मिलती हैं, ठीक है। इनसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनसे बहुत कुछ हमें समझ में आता है मेगालिथ से। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।